गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसी पेपर में हम आगे बढ़ते हैं। 23-24 प्रश्न तक हमने कर लिए थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न हमने किया था लास्ट टाइम। वर्तमान हिंदी गद्य प्रवर्तक शुक्ल के अनुसार लेखक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। अब हम 25वें प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन आचार्य शुक्ल के अनुसार किस विधा से माना जाता है? तो यह बहुत आसान है। ये सभी को पता है कि नाटक विधा से जो है वो हिंदी साहित्य का जो नाटक विधा से हिंदी साहित्य का गद्य विकास प्रारंभ माना जाता है। और इसमें प्रथम नाटक के संबंध में अगर विचार करना चाहें हम तो आपको बता देती हूँ। एक मिनट। प्रश्न था अपना 24वां और नाटक के संबंध में आपसे बात कर लेती हूँ। देखिए, प्रथम नाटक के संबंध में अनेक विचार हमें देखने को मिलते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि आनंद रघुनंदन जो महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है उसे हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और इसके बारे में बच्चन सिंह जी और रामचंद्र शुक्ल दोनों ही एकमत थे। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी ने नहुस नाटक जो भारतेंदु द्वारा लिखा गया था उसको भी पहले नाटक की श्रेणी में रखा है। एक वैसे तो विवाद हमेशा रहा है, लेकिन सर्वमान्य मत जो आनंद रघुनंदन है विश्वनाथ प्रसाद सिंह का वही सर्वमान्य है, तो उसे आप सर्वमान्य रखेंगे। इसके अलावा प्रारंभिक नाटकों में जो शामिल है वो गणपति चंद्रगुप्त का गोरक्ष विजय जो विद्यापति द्वारा लिखा गया है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने गोरक्ष विजय को माना है जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके बाद में नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं जो उनके पिता गिरधर दास द्वारा लिखा गया था। मैंने ये अभी गलत बता दिया था, शुक्ल ने नहीं माना है। शुक्ल ने तो आनंद रघुनंदन को ही माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं के पिता गिरधर दास द्वारा लिखित नाटक जो नहुस था उसे पहला नाटक माना है। तो इस प्रकार से विभिन्न नाटककारों ने अलग अलग नाटकों के संबंध में अपनी राय दी है। दशरथ ओझा ने दयालहण का गय सुकुमार रास जो नाटक है जो अपभ्रंश भाषा में रचित है उसे पहला नाटक माना है। तो ये अलग अलग सभी के मत के अनुसार मैंने आपको बता दिया है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 26 नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बाला बोधनी सभा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा मैं चारों पत्रिकाओं के बारे में बता देती हूँ। हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों एक ही पत्रिका के नाम है। ये बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई थी जो पहले चंद्रिका के नाम से जानी जाती थी। ये मासिक पत्रिका थी जो 1873 में बनारस से निकलती थी। इसके बाद में बाला बोधनी जो सभा है यह भी हरिश्चंद्र जी की ही रचना थी जो स्त्री शिक्षा और स्त्री जागरण के लिए हुई थी। और बाला बोधनी जो है वो 1874 में मासिक ही थी और बनारस से यह निकलती थी। कवि वचन सुधा जो है वह भी मासिक, बाद में पाक्षिक और बाद में साप्ताहिक भी हो गई थी। और ये 1868 से कांसी से निकलती थी। ये सभी जो पत्रिकाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं और मैंने इनके प्रकाशन काल और इनका स्थान निकलने का बता दिया है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में अध्यात्म रामायण से अनुदित कृति रामचरित्र की विशेष भूमिका रही और रामचरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सदल मिश्र जो है वो इसके रचनाकार हैं, क्योंकि सदल मिश्र उन 4 लोगों में शामिल हैं जो प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली के अंदर अपना योगदान देते हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं कि ये चारों नाम जो थे वो लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और एक और थे सदा सुखलाल निवाज। तो ये चारों लोग यहाँ शामिल थे। सदल मिश्र जो थे वो बिहार के थे। आप इनका स्थान भी याद रखेंगे क्योंकि एक एग्जाम में इनके स्थान भी पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले इनके संबंध में बता दिया। और भी जैसे प्रश्न आएंगे उनके संबंध में हम बात करते रहेंगे। ज्ञा प्रसाद शुक्ल की भी हम अभी बात करने वाले नहीं हैं। हम बात करेंगे केवल इन 4 उन्नायकों की जिन्होंने हिंदी गद्य में सर्वप्रथम खड़ी बोली में योगदान दिया। लल्लू लाल जी की बात करते हैं। लल्लू लाल जी जो आगरा के निवासी थे और इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। प्रारंभिक काल में इन्होंने सिंहासन 32 1801 में, बेताल 25 1801 में, शकुंतला नाटक 1810 में, माधानल 1801 में, राजनीति इनका प्रमुख रचना रही है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा
प्रेम सागर और लतायफ ये हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास और लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका भी इनकी प्रस्तुत करती है तो लल्लू लाल की, जो बिहारी जी की सतसही पर लिखी गई टीका है। तो इस तरह से आप लल्लू लाल जी का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम सदल मिश्र की, जो बिहार के निवासी थे। इनकी जो रचना है वो रामचरित्र तो यहाँ हमारे वर्णन में है ही, साथ में चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 की रचना है, जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अलावा हिंदी पर्शियन वाक़े वुलरी भी 1809 की इनकी रचना है, जिसके बारे में पूछा जाता रहता है। सदल मिश्र की जो भाषा है वो पूर्वीपन की व्यवहारिक खड़ी बोली की भाषा थी, आप ये बात ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से सदल मिश्र की रचनाओं को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सदा सुखलाल नियाज, जो दिल्ली के निवासी थे। ये भी चार नायकों में थे और नियाज की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुख सागर मानी जाती है। नियाज का जो अन्य रचना है मुंतकाफ उत त्वारिक, तो ये भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अलावा एक और जो लेखक थे वो थे इंसा अल्लाह खां, जो पहले तो दिल्ली के निवासी थे, उसके बाद में तो आप इन चारों को याद रखेंगे, इंसा अल्लाह खान को, सदल मिश्र को, सदा सुखलाल नियाज को और लल्लू लाल जी को। इंसा अल्लाह खान जी ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो प्रथम कहानियों में गिनी जाती है। इसके अलावा इंसा अल्लाह खान की और भी बहुत सी रचनाएं हैं। रानी केतकी की कहानी को उद्यमान चरित्र भी कहा जाता है। तो यह सब आप याद रखेंगे। और इनकी एक पंक्ति है जो बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो बड़ी चटकीली और मटकीली थी और अलंकृत भाषा थी। वो चलती भाषा थी जो मुहावरेदार शैली में लिखी जाती थी। इसके अलावा इन्होंने पंक्तियाँ इनकी कह रही हूँ, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी की छुट और न किसी की बोली का मेल का हो, क्योंकि इनकी खुद की इच्छा थी कि वे ऐसी कोई रचना लिखें जिसमें कोई हिंदी का पुट हो और जिसमें कोई अन्य भाषा का जो अपभ्रंश है या उस समय जो प्राकृत भाषा चल रही थी या अवहट भाषा का जो मेल है वो उसमें ना हो, शुद्ध खड़ी बोली की भाषा लिखने का इनका वक्तव्य है। तो ये सभी बातें आप इनके संबंध में याद रखेंगे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ये था 27 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, अजमेर से प्रकाशित होने वाली भारतेंदु युगीन पत्रिका। तो यह पत्रिका जो अजमेर से प्रकाशित होने वाली थी, ये मुझे ठीक से पता नहीं चल पाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार के लिए बता देती हूँ कि देश हितैषी शायद वह पत्रिका थी जो अजमेर से निकलती थी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। आपको इस पत्रिका के संबंध में मैं बाद में बात करूँगी। अभी के लिए आप केवल इस प्रश्न को होल्ड पे रख देंगे। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में साहित्यिक जीवन आरंभ करने वाले, तो यहाँ मैं आपको संपूर्ण सरस्वती का ही परिचय करवा देती हूँ। हालांकि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि 1928 से 1933 के बीच में गणेश शंकर विद्यार्थी भी इसके संपादकों के रूप में काम करते रहे थे। ये सहायक संपादकों के रूप में काम कर रहे थे। और इनके अलावा मैं नाम भी बता देती हूँ आपको, उदय नारायण वाजपेयी, हरिभाऊ उपाध्याय, देवीशंकर शुक्ल, शंभू प्रसाद और डॉक्टर प्रसाद मिश्र, ये सभी सहायक संपादक के रूप में काम कर रहे थे। अन्य जो नाम है यज्ञदत्त शुक्ल, बेनी प्रसाद और राम प्रसाद त्रिपाठी, ये सभी नाम अलग से हैं। इनमें मैं आपको क्रमबद्ध रूप से सरस्वती का जो प्रकाशन के दौरान जो जो प्रक्रिया रही है या जो जो इसके संपादक में काल में जुड़े रहे हैं उनके सभी के बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे नोट कर लेना, मैं प्रारंभ से सभी बताऊंगी। हमें पता है कि सरस्वती का जो संपादन कार्य शुरू होता है वो 1900 ईस्वी से होता है। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के संपादक थे और उसके मालिक थे, उनके द्वारा जो है यह सरस्वती पत्रिका प्रारंभ की जाती है और ये बंगाल के रहने वाले व्यक्ति थे। 1900 ईस्वी के बाद में संपादक मंडल जो बनाया गया था, इसमें 5 लोग काम करते थे। आप याद रखेंगे, श्याम किशोरी, राधा, कार्तिक मास में जगन्नाथ गए। इसमें मैं 5 लोगों के नाम बता रही हूँ आपको। पहला जो नाम है वो होगा श्याम सुंदर दास, दूसरा नाम होगा किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा नाम होगा राधा कृष्ण दास, चौथा नाम होगा कार्तिक प्रसाद
और पांचवा नाम होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 5 लोग थे जिन्होंने प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। और इन 5 लोगों ने 1900 से लेकर 1901 तक काम किया और 1902 तक काम जो किया था वो श्याम सुंदर दास ने किया था। तो इसके बाद में 1903 में हमारे द्विवेदी जी जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वे पत्रिका का कार्यभार संभालते हैं और संपादन का कार्य करते हैं। ये सभी को विदित है, हिंदी साहित्य पढ़ने वाला अच्छे से जानता है कि इस पत्रिका का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के निर्माण में, भाषा के निर्माण में, व्याकरण की शुद्धता में, परिमार्जन में। बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है वो सरस्वती का रहता है। तो हम यहाँ इतनी चर्चा नहीं करेंगे, मैं आपको संपादन से बता रही हूँ। 1920 तक जो कार्यभार रहता है वो द्विवेदी जी का रहता है। 1921 से कार्यभार जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा किया जाता है और वे 1925 तक कार्यभार संभाल के रखते हैं। 1925 में देवीदत्त शुक्ल जो हैं वो सरस्वती का कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद में 1927 से 1929 तक फिर से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहते हैं। और 1928 से लेकर 1933 तक मैंने अभी आपको नाम गिनाए थे, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी भी शामिल थे, उदय नारायण वाजपेयी, हरिभाऊ उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभू प्रसाद ठाकुर, प्रसाद मिश्र। ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है। ये सभी इसके सहायक संपादनों के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में इनका जो कार्यकाल 1933 तक रहता है। इसके बाद जो काम शुरू होता है वो 34 से लेकर 38 तक, 1934 से लेकर 38 तक श्रीनाथ सिंह इसके संपादक रहते हैं। 38 तक, फिर 38 से लेकर 44 तक लल्ली प्रसाद और उमेश चंद्र मिश्र इसके संपादक रहते हैं। और फिर 44 से लेकर 76 तक श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहते हैं। और 77 से लेकर 80 तक, 1977 से 80 तक निषिद्ध राय जो हैं वो इसके संपादक रहते हैं। और निषिद्ध राय के रहते समय ही 80 में यह पत्रिका बंद हो जाती है। तो ये संपूर्ण इसकी प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में इस पत्रिका को दोबारा भी प्रारंभ किया जाता है और जब इसका दोबारा प्रारंभ किया जाता है वह किया जाता है यूपी से और कमल किशोर गोयनका के माध्यम से यह कार्य शुरू होता है। और ये शुरू जो होता है वो 2020 में 17 अक्टूबर 2020 से इसका पुनः संपादन या पुनः इसका पत्रिका का संचालन किया जाता है। और यह पत्रिका उस समय अनुपम परिहार और संयुक्त देवेंद्र शुक्ल जो थे उस समय 2020 में देवेंद्र शुक्ल इसके संपादक होते हैं। और अनुपम परिहार और रविनंदन सिंह ये दोनों संयुक्त संपादन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह पत्रिका अब भी निरंतर प्रकाशित हो रही है। और यह अब जो प्रकाशित हो रही है वह मासिक रूप से प्रकाशित हो रही है। और 80 में बंद होने के बाद में यह पत्रिका वापस प्रारंभ की गई है। वर्तमान काल में यह प्रकाशित हो रही है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। सरस्वती के संबंध में इसे एक जातीय पत्रिका कहा गया है। मैं आपको यहाँ कुछ तथ्य बता देती हूँ। जातीय पत्रिका जो है वो रामविलास शर्मा जी कहते हैं सरस्वती पत्रिका को। और सरस्वती को चीर ऋणी जो मानते हैं वो वृंदावन लाल वर्मा मानते हैं कि मैं सरस्वती का चीर ऋणी रहूँगा। तो ये बात जो है वृंदावन लाल वर्मा कहते हैं। और मेरे बाल्यकाल के अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका, ये बात जो कहते हैं वो बाबू गुलाब राय कहते हैं। और मैथिली शरणगुप्त पत्रिका के संबंध में कहते हैं कि उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो इस प्रकार और एक और रामचंद्र शुक्ल द्वारा सरस्वती पत्रिका को प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा गया है। ये सभी तथ्य सरस्वती के संबंध में हैं और मैंने ये सभी बातें आपको बता दी है। और उसका प्रारंभ से लेकर आज तक का जो भी इसका साहित्य रहा है वह भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं की। हालांकि पहले चर्चा हो चुकी है अपनी, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। यहाँ पर मिलान करना है इन पत्रिकाओं का, तो आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले जो पत्रिका है वह पत्रिका, देखिए पहले हम मिलान कर लेते हैं। भारत बंधु तोताराम की है, भारतेंदु
राधाचरण गोस्वामी की है। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है। और हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह की है। हिंदुस्तान जो है वो 1883 की पत्रिका है, जो दैनिक पत्रिका थी और यह इंग्लैंड से प्रकाशित होती थी। इसके बाद में बात करते हैं भारतेंदु पत्रिका की। तो भारतेंदु पत्रिका भी 1883 की है और वृंदावन से यह प्रकाशित होती थी और राधाचरण गोस्वामी द्वारा यह निकाली जाती थी। इसके बाद में बात करते हैं हम आनंद कादम्बिनी की। आनंद कादम्बिनी जो है बद्रीनारायण चौधरी द्वारा 1881 की पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी 1881 की पत्रिका है, जो साप्ताहिक पत्रिका ही थी, मासिक पत्रिका थी, जो मिर्ज़ापुर से निकलती थी। साप्ताहिक नहीं थी, मासिक पत्रिका थी ये, जो मिर्ज़ापुर से निकलती थी। और इसके बाद में भारत बंधु तोताराम के द्वारा 1876 की थी, जो साप्ताहिक थी और यह अलीगढ़ से निकलती थी। ये 1876 की रचना अलीगढ़ से निकलती थी, यह साप्ताहिक थी। आनंद कादम्बिनी मासिक मिर्ज़ापुर से थी। भारतेंदु वृंदावन से निकलती थी। तो इस प्रकार इन चारों पत्रिकाओं के संबंध में मैंने आपसे बात कर ली है। और भी पत्रिकाओं के बारे में जो भी प्रश्न होंगे, क्योंकि इस पेपर में लगभग 4 से 5 प्रश्न है जो हैं वो पत्रिकाओं के संबंध में आए हैं। अब जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको सभी पत्रिकाएं एक साथ करवा दूंगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 31वां प्रश्न है हमारा, धर्मवीर भारती की रचनाओं को संगत से लगाना है। तो मैं आपको धर्मवीर भारती की सभी रचनाएं एक साथ बता देती हूँ, फिर आप इन्हें संगत से लगा लेना। देखिएगा, ठंडा लोहा 1952 में 52 में है ठंडा लोहा। कनुप्रिया 59 में है। अंधा युग 55 में है। तो 52 ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। 52 में ठंडा लोहा है, फिर अंधा युग 55 में है और कनुप्रिया 59 में है। तो ये तो क्रम नहीं होगा। इसके बाद अंधा युग जो है वो है 55 में, कनुप्रिया जो है वो है 59 में और 7 कीर्त वर्ष जो है वो भी 59 में है। तो ये लगभग हो जाएगा शायद। धर्मयुग का संपादन जो है इनका, वो शायद मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी। 7 कीर्त वर्ष जो है 59 में है, कनुप्रिया 59 में है, अंधा युग जो है 55 में है और उसके बाद कनुप्रिया जो है 59 में है। तो एक बार धर्म युग का संपादन देखकर उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। अभी के लिए इसका 2 नंबर उत्तर आप रखिएगा, लेकिन मैं इस प्रश्न को आपको दोबारा चर्चा करेंगे तो इसका ज़रूर बताऊंगी। हालांकि इसमें प्रश्न 3 नंबर ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि शायद संपादन पहले ही हो चुका था, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। मैं आपके साथ 2 ऑप्शन देती हूँ, ये वाला भी हो सकता है और अभी के लिए ये वाला मानकर आप चल सकते हैं। तो ये इसका धर्मयुग के संपादन का वर्ष देखकर फिर आपको इसका उत्तर बता दिया जाएगा। इसके बाद अज्ञे के द्वारा सप्तक के कवियों को राही नहीं राहों के अन्वेषी कौन से सप्तक में कहा गया है? तो ये हमें पता है कि यह तार सप्तक के अंतर्गत कहा गया है। इसके बहुत सारे कहे गए वाक्य जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी तार सप्तक के दौरान, और उसमें जो भी प्रयोगवाद के दौरान कही गई उक्तियां हैं वे सभी आपको बता दी जाएगी। देखिए, दूसरा सप्तक में कवि कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट और साध्य है। ठीक इसी तरह से कोई वाद नहीं है और हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये शब्द जो हैं वो तो दूसरा सप्तक में है। और इसके साथ ही प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है और दूसरा वह प्रेषण की क्रिया है जिसमें साधनों को जानने का साधन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये जो कथन है ये कथन हमारा तार सप्तक का ही ठहरता है। दूसरा सप्तक की बात इसमें नहीं बताई गई है, क्योंकि हमें राही नहीं राहों के अन्वेषी कहा जाए, तो इस पर जो बात है वो तार सप्तक में कही गई बात है। ये दूसरे सप्तक की बात नहीं है। फिर भी अगर संशय होगा तो मैं इस प्रश्न पर भी दोबारा चर्चा कर लूँगी।
33वां प्रश्न है, अज्ञे की असाध्य वीणा उनके किस काव्य संकलन में संकलित है? तो ये सभी को पता है, अज्ञे की जो काव्य है, अज्ञे का जो काव्य है असाध्य वीणा आंगन के पाठ द्वार में संकलित है। मैं आपको अज्ञे की और भी रचनाएं बता देती हूँ तथा इनके क्रम भी बता देती हूँ आपको। जो आंगन के पाठ द्वार है ये 61 की रचना है। हरी घास पर क्षणभर जो है ये 49 की रचना है। बावरा अहेरी जो है ये 54 की रचना है। और इंद्रधनुष रोंदे हुए जो हैं ये 57 की रचना है। इसके अलावा मैं बता दूं, भग्नदूत इनका पहला काव्य संग्रह था जो 33 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद चिंता 42 में, इत्तेलम 46 में, हरी घास पर क्षणभर अभी देखा 49 में, बावरा अहेरी 54 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 57 में, अरि और करुणा प्रभा में 59 में, आंगन के पाठ द्वार 61 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सेवाल 1966 में, प्रमुख है कितनी नावों में कितनी बार 67 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69 में, सागर मुद्रा 70 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में, महावृक्ष के नीचे 77 में, नदी की बाँक छाया 81 में और ऐसा कोई घर आपने देखा है 86 में। ये सभी अज्ञे के काव्य संग्रह हैं जो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। इनके यात्रा संग्रह आदि भी बहुत सारे हैं तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवि व उसकी रचना से मेल नहीं खाता है? तो आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो रचना है सिंदूर तिलंकित भाल, ये रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, क्योंकि हमें पता है यह जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है। तो आपको और भी नागार्जुन की रचनाएं मैं यहाँ बता देती हूँ। देखिएगा, नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं, युगधारा, कीचड़ी विप्लव देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बसमांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे भी तुम क्या ऐसे भी हम क्या, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की है। और सिंदूर तिलंकित भाल जो है इनकी प्रसिद्ध कविता है। बादल को घिरते देखा कविता भी नागार्जुन की है जो नीचे ही लिखी हुई है। इसके अलावा पांच पूत भारतमाल के, पाषाणी, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं जो प्रसिद्ध रचनाओं में गिनी जाती हैं। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस है, शमशेर बहादुर का चुका भी हूँ नहीं मैं। तो ये सभी रचनाएं आप यहाँ से देख लेंगे। एक और प्रमुख जो प्रगतिवादी अपने यहाँ हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनकी रचनाएं भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंदूर तिलंकित भाल उनकी नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं क्रम से कह रही हूँ। युग की गंगा 47 में, नींद के बादल 47 में, लोक और आलोक 57 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में, आग का आईना 70 में, गुल मेहंदी 78 में, पंख और पतवार 79 में, बम्बई का रक्तिस्तान 81 में, हे मेरी तुम 81 में, मार प्यार की थापे 81 में, कहे केदार खरी खरी 83 में, अपूर्वा 84 में, जमुन जलतुम 84 में, बोल बोल अबोल 85 में, जो सिलाएं तोड़ते हैं 85 में, आत्मगंध 88 में, अनहारी हरियाली 90 में, खुली आंखें खुले डेने 93 में, पुष्पदीप 94 में, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 96 में। ये सभी रचनाएं जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। तो मैंने आपको दो प्रमुख कवि थे प्रगतिवाद में, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, दोनों की काव्य संग्रह मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, नाटक जारी है किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? तो ये आप सभी को पता है, लीलाधर जगूड़ी का है नाटक जारी है। ये सभी नई कविता के लेखन के शामिल कवि हैं। मैं आपको इनमें से भी कुछ कवियों के बारे में बता देती हूँ कि नवी कविता के अंतर्गत जैसे लीलाधर जगूड़ी का हम नाम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अशोक वाजपेयी, आलोक धनवा और अरुण कमल,
इन सभी के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इन सभी के बारे में, क्योंकि ये सभी प्रश्न आगे इन्हीं से संबंधित हैं। तो ये जो भी हमारे काव्यकार लगे हुए हैं, नए काव्यकार जो नवगीत से संबंधित है या नई कविता से संबंधित है, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही प्रश्न पत्र हम सोल्व कर देते जाएंगे। इसके बाद में मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ द्विवेदी काल को, कि द्विवेदी काल में जो भी कवि रहे हैं, जो भी रचनाएं रही हैं, या जो भी उनका साहित्य रहा है, वो संपूर्ण द्विवेदी काल का साहित्य मैं तैयार कर रही हूँ। आपको 1-2-3 वीडियो में वो सारा का सारा वर्गीकरण मिल जाएगा। इसी तरह हम छोटे छोटे क्लिप्स से पूरे साहित्य का वर्णन जो है वो देखते रहेंगे और पूरे साहित्य को टुकड़ों में बांट करके पढ़ते रहेंगे।